इस उत्तर प्रदेश की धरती पर राजश्री साहू महाराज आए थे, छत्रपति साहू महाराज आए थे और यहाँ की कुर्मी सभा के द्वारा, कुर्मी लोगों के द्वारा, यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा छत्रपति साहू महाराज को राजश्री ये किताब दिया गया। ये जो राजश्री ये उपाधि, ये जो सम्मान छत्रपति साहू महाराज जी को दिया गया था, वो यहाँ की कुर्मी कार्यक्रम में, कुर्मी सभा के कार्यक्रम में दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति साहू महाराज को बहुत कम समय मिला एक दूसरे के साथ काम करने का। केवल 3 या 4 साल ही बाबा साहब अम्बेडकर और राजश्री साहू महाराज को साथ में काम करने का मौका मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उनका एक पाक्षिक शुरू किया गया था, मूक नायक, जिसको शुरू करने के लिए साहू महाराज के द्वारा आर्थिक मदद दी गई थी। तो उसका एक स्पेशल इशू साहू महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि जैनों के जितने भी तीर्थंकर रहे, महावीर और उससे पहले 23 तीर्थंकर, इसमें से कोई भी तीर्थंकर बनिया नहीं था, व्यापारी नहीं था। साहू महाराज उदाहरण देकर ये कह रहे कि आपको आपका नेता चुनना चाहिए, और आपने एक बड़ा काम कर लिया कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने नेता के रूप में चुना। और मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है कि आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर केवल अछूतों के नहीं तो पूरे देश के नेता बन जाएंगे। साथियों, आज हम लोग छत्रपति साहू महाराज जी के जयंती के अवसर पर यहाँ आए हैं। ये वर्ष साथियों छत्रपति साहू महाराज के जन्म का 150वां वर्ष शुरू हो रहा। 26 जून 2023 को राजश्री साहू महाराज के जन्मदिन को 149 साल पूरे हुए और 27 जून 2023 से छत्रपति साहू महाराज के जन्म का 150वां साल शुरू हो रहा। तो हमने संगठन के माध्यम से ये निर्णय किया कि साहू महाराज की जयंती केवल एक दिन के लिए नहीं तो पूरे साल भर मनाई जाएगी, और साल भर इस जयंती के अभियान के अंतर्गत एक नहीं, 2 नहीं, हजारों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और पूरे देश भर में ये जयंती के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती से छत्रपति साहू महाराज का बहुत संबंध रहा है। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर राजश्री साहू महाराज आए थे, छत्रपति साहू महाराज आए थे और यहाँ की कुर्मी सभा के द्वारा, कुर्मी लोगों के द्वारा, यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा छत्रपति साहू महाराज को राजश्री ये किताब दिया गया। ये जो राजश्री ये उपाधि, ये जो सम्मान छत्रपति साहू महाराज जी को दिया गया था, वो यहाँ की कुर्मी कार्यक्रम में, कुर्मी सभा के कार्यक्रम में दिया गया। तो साहू महाराज के द्वारा चलाया गया आंदोलन केवल कोल्हापुर या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। जहाँ जहाँ उन्हें अवसर मिला, पूरे भारतवर्ष में राजश्री साहू महाराज के द्वारा ये समानता का आंदोलन फैलाया गया। चाहे पेरियार के द्वारा दक्षिण भारत में जो आंदोलन शुरू किया गया, नॉन ब्राह्मण पार्टी या जस्टिस पार्टी, और आज जो द्रविड़ आंदोलन जो हमें तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में दिखाई देता है, उसकी प्रेरणा और उसकी विरासत छत्रपति साहू महाराज थे। और उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के अंदर जो चेतना आई, पिछड़ी जातियों के अंदर ये जो आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ, और उन्होंने यहाँ की जाति और वर्ण व्यवस्था के विरोध में, ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था के विरोध में जो आंदोलन चलाया,
उसकी भी प्रेरणा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति साहू महाराज के आंदोलन से ही थी। इसलिए ये जो आंदोलन पूरे देश भर में आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का और इस समाज के अंदर के शूद्र अतिशूद्र जिन्हें मूल निवासी के रूप में हम कहते हैं, उन मूल निवासियों के आज़ादी का आंदोलन जो देश भर में बना, उसकी एक मजबूत नींव साहू महाराज के द्वारा रखी गई। बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति साहू महाराज को बहुत कम समय मिला एक दूसरे के साथ काम करने का। केवल 3 या 4 साल ही बाबा साहब अम्बेडकर और राजश्री साहू महाराज को साथ में काम करने का मौका मिला। 1918 को बाबा साहब अम्बेडकर जब बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे तो साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया और उस घटना के बाद साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर का एक दूसरे के साथ में संपर्क हुआ और लगातार उसके बाद में साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर मिलकर इस देश के बहुजनों की आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर को साहू महाराज के साथ में या साहू महाराज और बाबा साहब का मुश्किल से 3 या 4 साल का इकट्ठा आंदोलन हुआ, मगर इन 3-4 सालों में साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा एक ऐसे मजबूत आंदोलन की नींव डाली गई, एक ऐसी लंबी लड़ाई की प्रक्रिया शुरू की जो बाद में साहू महाराज के निर्माण के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उस नींव को, वो जो नींव छत्रपति साहू महाराज ने बनाई थी, उस नींव के आधार पर भारत का संविधान और एक नया राष्ट्र बनाने के लिए, एक नया समाज बनाने के लिए जो उम्मीदें, जो अपेक्षाएं छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब के ऊपर रखी थी, उन सारी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया। 26 जून 1920 को छत्रपति साहू महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उनका एक पाक्षिक शुरू किया गया था, मूक नायक, जिसको शुरू करने के लिए साहू महाराज के द्वारा आर्थिक मदद दी गई थी। तो उसका एक स्पेशल इशू साहू महाराज के जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। उससे पहले 3 महीने पहले मानगांव में, कोल्हापुर का एक गांव, वहां कुर्मी जाति के लोगों ने, पिछड़ी जाति के लोगों ने साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर का एक मिलकर कार्यक्रम रखा था और वो कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने वाले पिछड़ी जाति के, किसान जाति के लोग थे। उस समय कोल्हापुर रियासत के अंदर ये मानगांव गांव था, वहां पर ये परिषद आयोजित की गई थी और उस परिषद में, उस कॉन्फ्रेंस में छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की, उनके नेतृत्व की, आने वाली समय में क्या उपलब्धियां होगी, किस तरीके से वो इस आंदोलन को आगे चलाएंगे, उनकी क्षमता कितनी मजबूत होगी, उसके बारे में उस सभा में बात की थी। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करते हुए राजश्री साहू महाराज ने कहा, सुनने वाले लोगों को, क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजर, वहाँ के ऑर्गेनाइजर, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिन्होंने पहल की थी, वो जैन मराठा थे। जैनों के अंदर भी बहुत सारी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं। आज जो जैन धर्म है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, उस एरिया में जैन धर्म के अंदर भी पिछड़ी जातियां पाई जाती है और बहुत सारे वहाँ के जो जैन है ये किसान हैं। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि जैनों के जितने भी तीर्थंकर रहे, महावीर और उससे पहले 23 तीर्थंकर, इसमें से कोई भी तीर्थंकर बनिया नहीं था, व्यापारी नहीं था। ये सारे के सारे किसानी करने वाले, खेती करने वाले, कृषि करने वाले परिवारों से आए थे। और वो आज भी आप महाराष्ट्र में जाओगे
कर्नाटका का और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ किसान जैन है, वो खेती करते, पिछड़ी जाति के लोग। जैनों में लगभग 85 के करीब जातियां हैं, उसमें बहुत सारी जातियां पिछड़े वर्ग से आती हैं। वो परिषद पिछड़ी जाति के लोगों की थी, अनुसूचित जाति के लोगों की थी, और उन लोगों के सामने बात करते हुए छत्रपति शाहू महाराज ये कहते कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। उन अनुसूचित जाति के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के आह्वान पर वहां जमा हुए थे, शाहू महाराज के आह्वान पर जमा हुए थे, उनके सामने शाहू महाराज भाषण करते हुए कहते कि आपने एक बड़ा काम कर लिया, एक महान काम कर लिया कि आपने आपका नेता चुन लिया। आपने एक बहुत बड़ा और एक महान काम कर लिया कि आपने आपका नेता चुन लिया। क्योंकि शाहू महाराज ये जानते थे कि नेता कौन किसका होना चाहिए। तो शाहू महाराज उदाहरण देकर ये कहते हैं कि पंछियों में पंछियों का ही नेता होता है, पंछियों में पंछियों का ही नेता होना चाहिए। घोड़े का नेता घोड़ा ही होना चाहिए, हाथी का नेता हाथी ही होना चाहिए। बकरियों ने भेड़ों ने गलती कर ली। शाहू महाराज कहते हैं कि बकरी और भेड़ों ने गलती कर दी कि उन्होंने 2 पैर के इंसान को अपना नेता माना। भेड़ों ने और बकरियों ने गलती कर ली, इंसानों को अपना नेता मान लिया। आखिर उसका कहा होता है, जिस इंसान को अपना नेता मानकर चलता है उसका आखिरी पड़ाव जो है किसी कत्ल खाने में जाकर होता। तो इंसानों को नेता चुनने का शाहू महाराज उदाहरण देकर ये कह रहे कि आपको आपका नेता चुनना चाहिए। और आपने एक बड़ा काम कर लिया कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने नेता के रूप में चुना। और मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है कि आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर केवल अछूतों के नहीं तो पूरे देश के नेता बन जाएंगे। ये भविष्यवाणी, ये विश्वास बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व पर, उनकी योग्यता पर छत्रपति शाहू महाराज ने 1920 में किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विश्वास छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दिखाया था, उस संविधान सभा में हमारी लड़ाई लड़के आदर्श संविधान बनाकर उस विश्वास को पूरा करके दिखाया। तो शाहू महाराज के बारे में, जब शाहू महाराज का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लोगों के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये बात कहते हैं कि पूरे बहुजन समाज के लोगों ने, पूरे के पूरे बहुजन समाज के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज का जन्मदिन त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। शाहू महाराज के जन्मदिन के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि शाहू महाराज का जन्मदिन त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। केवल जन्मदिन के रूप में नहीं, त्योहार के रूप में। क्योंकि त्योहार को जब मनाया जाता है तो उसमें पूरा परिवार, पूरा समाज शामिल होता है और त्योहार की तैयारियां भी अलग होती है। तो शाहू महाराज का जन्मदिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर खुद आपके जन्मदिन के बारे में कहते कि मुझे मेरा जन्मदिन मनाना पसंद नहीं, मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, मगर वही बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि शाहू महाराज का जन्मदिन त्योहार की तरह मनाओ। ऐसा क्यों? क्या केवल उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अखबार को मदद की थी इस वजह से? क्या केवल शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए भेजा इस वजह से? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ये क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर शाहू महाराज के कार्य का मूल्यांकन करते हैं और उनके कार्य की महत्ता बताते हुए ये कहते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज आधुनिक भारत में जो सामाजिक लोकतंत्र बन रहा है, जो सामाजिक लोकतंत्र निर्माण हो रहा है, उस सामाजिक लोकतंत्र के सबसे मजबूत पिलर है। एक सोशल डेमोक्रेसी जो भारत में बनने वाली है, उस सोशल डेमोक्रेसी के, सामाजिक लोकतंत्र के वो सबसे मजबूत पिलर है। बाबा साहब अम्बेडकर शाहू महाराज को
उस सामाजिक लोकतंत्र के सबसे मजबूत पिलर के रूप में देखते। इतना बड़ा योगदान भारत में इस सामाजिक लोकतंत्र के निर्माण में छत्रपति शाहू महाराज का। मुश्किल से साथियों 28 साल का समय मिला शाहू महाराज को राजकाज करने का। 1874 में उनका जन्म हुआ है, 26 जून 1874 में, और 6 मई 2022 को, अभी उस घटना को 100 साल पूरे हुए, 6 मई 1922 को उनका निर्वाण हुआ। केवल 28 साल राजा के रूप में उनको काम करने के लिए मिला। 48 साल की ही उम्र उनको मिली, और इन 28 सालों में छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा अपने कोल्हापुर रियासत में, जो उनके नियंत्रण में जो रियासत थी, उस कोल्हापुर रियासत में अपनी प्रजा को वो सारे मौलिक अधिकार जो आज आपके भारत के संविधान में हमें मिले हुए हैं, वो मिलने के 50 साल पहले, भारत का संविधान लागू होने के 50 साल पहले, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी प्रजा को, अपने जो रियासत की जो जनता थी उसको वो सारे अधिकार दिए थे। जो अधिकार भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, वो 50 साल पहले शाहू महाराज ने अपनी प्रजा को लागू किए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के अधिकार, अछूतों के अधिकार, यहाँ के पिछड़े जातियों के अधिकार, जो क्रिमिनल ट्रायल्स थे उनके साथ जुड़े हुए अधिकार, जो धर्म के नाम पर बनाए गए जो सारे मानव की प्रतिष्ठा छीनने वाले, जो गुलाम बनाने वाले जो कानून थे, उससे उसकी मुक्ति के बाद हो, महिलाओं को डिवोर्स का अधिकार हो, गोद लेने का अधिकार हो, सारे के सारे ऐसी व्यवस्थाएं कोल्हापुर रियासत में उन्होंने की। संविधान लागू होने के बाद में भी उन अधिकारों को व्यवहार में लागू करने के लिए 50-50 साल तक इंतजार करना पड़ा। 26 जुलाई 1902 को 50% आरक्षण शाहू महाराज के द्वारा लागू हुआ, और ये आरक्षण भी शाहू महाराज के द्वारा जो लागू हुआ, उन्होंने सिंपल सी व्याख्या की। जब उन्होंने अपना राजकाज शुरू किया तो उन्होंने देखा कि पूरे प्रशासन में पूरा का पूरा प्रशासन ब्राह्मणों से भरा पड़ा हुआ है। जहां देखो वहां सारे के सारे ऊंचे पदों पर दरबार का जो सारा काम चलता है, सारे के सारे पदों पर ब्राह्मण बैठे हुए। जब उन्होंने देखा तो उसका इलाज उन्होंने ढूंढा, और ये देखा कि ये जो सारा का सारा जो ब्राह्मण प्रशासन में जाकर बैठा है, ये कभी भी मेरे समाज का कल्याण नहीं करेगा। मैं कितनी भी मेरे समाज की कल्याण की योजनाएं बनाऊं, ये कभी भी मेरे समाज के हितों में काम नहीं करेगा। इसलिए शाहू महाराज ने उस समय जो ब्यूरोक्रेसी, चाहे कोल्हापुर में हो या पूरे देश भर में हो, उस ब्यूरोक्रेसी को, उस नौकरशाही को शाहू महाराज के द्वारा एक नाम दिया गया था, और वो नाम था ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने उसको नाम दिया था ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी। केवल नौकरशाह नहीं, ब्राह्मणी नौकरशाह, क्योंकि ये सारा का सारा नौकरशाही ब्राह्मणों के नियंत्रण में था। इसलिए इस नौकरशाही को तोड़ना पड़ेगा, इसके प्रभाव को हटाना पड़ेगा, इसके प्रभाव को कमजोर करना पड़ेगा। इसलिए शाहू महाराज ने 50% आरक्षण लागू किया, और आरक्षण लागू करते समय एक ही तरीका अपनाया, कैटेगरी नहीं बनाई, आदिवासी हो, एससी हो, ओबीसी हो और कोई हो, सिंपल सा तरीका अपनाया। पूरे कोल्हापुर रियासत में जितनी जातियां थी, उन जातियों में से केवल 4 जातियों को बाजू निकाला, ब्राह्मण, शेनवी, प्रभु और पारसी। इन 4 जातियों को बाजू निकाला, और बाकी सारी जातियों को उन्होंने पिछड़ा माना। हम आज भी वही कहते, आज भी हमारी वही मांग है
कि भारत के आरक्षण की प्रक्रिया को पिछले 75 सालों में भारत ने कितनी तरक्की की, कितना विकास भारत का हुआ है, ये जानने का एकमात्र तरीका है कि भारत की जातीय आधारित गिनती की जाए। और अगर आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी भारत की जातीय आधारित गिनती करना संभव नहीं है, तो जिसके घर में चोरी हुई है उसके घर में आप तलाशी लेने का काम नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, चोर के घर की तलाशी लो, उसके घर में जितना मिलेगा वो सारा का सारा चोरी का माल हो। शाहू महाराज ने इन 4 जातियों को बाजू निकाला, ब्राह्मण, पारसी, प्रभु और सेनवी, और बाकी सारी जातियों को कहा ये सारी की सारी जाति पिछड़िया है और इन पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण दो। दिया, राजा का आदेश था, लागू हुआ। आज उस घटना को साथियों, आरक्षण के इतिहास को 122 साल पूरे हुए, लगभग 122 साल पूरे होने को आए। और इन 122 सालों में हम आरक्षण की समीक्षा करें, थोड़ी जानकारी ले कि भाई इन 122 सालों में आरक्षण कहां से कहां गया। गुलाम भारत में 50% आरक्षण था, गुलाम भारत में 50% आरक्षण था। 120 साल हो गए, 120 सालों में 50% का आरक्षण 51, 52, 53, 54 बढ़ते बढ़ते 85% तक जाना चाहिए था, वो 85% तक नहीं गया। आजाद भारत में ब्राह्मणों ने जो गुलाम भारत का 50% आरक्षण था वो नीचे लाया। कैसे नीचे लाया? अनुसूचित जाति जनजाति का 22.5% आरक्षण है, 15% अनुसूचित जातियों को, 7% आदिवासियों को, 7.5% आदिवासियों को, और ओबीसी को कितना मिलता है? 27। तो 22.5 और 27 जोड़ दो, 50 में आधा कम है। तो गुलाम भारत में ज्यादा अधिकार थे, आजाद भारत में आरक्षण आधा % कम हो गया। तो कौन सफल हो गया? आरक्षण के विरोधी आरक्षण को समाप्त करने में पिछले 120 सालों से लगे हुए, और जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग हैं उन्हें खबर ही नहीं कि उनके आरक्षण को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की साजिश से शुरू है। अभी 8 दिन पहले, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, अभी 8 दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया, केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि अब कोई भी सरकारी नौकर भर्ती नहीं होगी। किसी भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में, सरकारी बैंकों में, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए जितने डिपार्टमेंट है, किसी में भी चपरासी की भी नौकरी नहीं भरती जाएगी। हमारे पास नौकरियों के लिए पैसा नहीं है, तिजोरी खाली हो चुकी है। तो सरकार ने फैसला कर दिया, पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट पर, नौकरियों पर पाबंदी लगा दी गई। लॉकडाउन लग गया उसके ऊपर, अब ये खुलने वाला नहीं है। अकेले रेलवे में 3.5 लाख नौकरियों की वैकेंसी है, अकेले रेलवे में। अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर आप आंकड़े निकालो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नौकरियों के आंकड़े अगर आप जोड़ लो, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी है। नौकरियों की वैकेंसी होने के बाद में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार नौकर भर्ती नहीं कर रही, और वो सारा का सारा जो काम है ये पूरी तरह से ठेकेदारी पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, संविदा पर लागू करने का काम शुरू कर दिया गया। अब ये संविदा पर क्यों? तो सरकार ही 5 साल के लिए ठेके पर चल रही है। 5 साल का ठेका अदानी ने लिया है, 5 साल का ठेका अंबानी ने लिया है।
हमें लगता है कि ये सरकार बीजेपी की है, हमें लगता है ये सरकार कांग्रेस की है, हमें लगता है कि ये सरकार आरएसएस की है। ये सरकार ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, ये सरकार अंबानी अदानी की है। और अंबानी अदानी के इशारे पर, अंबानी अदानी को मजबूत करने के काम पर ये सरकार लगी हुई है। आपकी हमारी कहाँ सुनवाई है? कहाँ है हम लोग?